the stage with you. And one round of applause for ma'am for inaugurating the first edition of Adoja Literature Festival. Ma'am, your journey has been ever inspiring. You've used your voice to speak for the voiceless, and you've used your art for the country. And when we talk about a country whose first slogan is unity in diversity, and then we look at the idea of this country, it's difficult to look at the idea in a very conventional sense, because you cannot see the idea of India in its languages, because we have more than 20 languages, we speak more than 35 languages are spoken by millions of people in the country. We cannot see the idea of India through an ethnic lens as well, because some ethnicities that live in India, say Bengalis, they relate most their ethnicity to foreigners more than Indians. In this scenario, what is your idea of India? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी हिमांशु जी और पारुल जी को कि इस तरह का रिसेप्शन मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिला है, और मैं वाकई आपके स्टूडेंट्स ने जो किया है उससे मेरे आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू हैं, तो अभी तक तो मुझे सांस लेना पड़ेगा उसके कि किस तरह से ये वेलकम किया है। थैंक यू, आई फील एक्सट्रीमली ऑनर्ड, आई एम डीपली टच्ड। आई ऑल्सो टेक दिस ओकेजन to celebrate the fact of joining Ayman on the advisory board, and I thank Rishabh Shah and everybody involved with the organization for giving me this absolute immense opportunity. मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में बोलूँ कि अंग्रेज़ी में बोलूँ या मिला जुला बोलूँ? जो अंग्रेज़ी में चाहते हैं हाथ ऊपर उठाओ, 0। जो हिंदी में चाहते हैं वो हाथ उठाओ, That's quite clear. ठीक है, तो मैं ऐसा ही करूँगी। मैं पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि जो आपने सवाल उठाया है वो सवाल बहुत अहम है। आज के माहौल में जो हो रहा है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में, उसमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि द आइडिया ऑफ इंडिया, इंडिया क्या है, इंडिया की कल्पना क्या है, इंडिया की कल्पना कैसी की गई थी, आज इंडिया क्या वहाँ है, वहाँ उस पर सही उतरा है या अभी और ज़्यादा काम करना है। अगर हम देखें तो हमारे मुल्क का जो संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री इज़ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन in the world. It gives equality to all people, all its citizens, irrespective of caste, race or religion. और जिस तरह से ये अपनी ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ की बात करता है और उनको जो सुरक्षा देता है कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी हिस्से में ये दिया गया है। लेकिन जब हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से उठ के कोई चीज़ है, क्योंकि ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कई सदियों में एक साथ जीता है। India is a country that lives in several centuries simultaneously. हम एक ही साथ 17वीं, 8वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी में एक साथ रहते हैं। और जब एक साथ इतनी सारी सदियों में रहते हैं तो जाहिर है कि बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे, क्योंकि एक मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक सोसाइटी में ये ज़रूरी है कि कॉन्ट्रडिक्शंस तो होंगे, और तो इंडिया में भी हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनको हम किस तरह से एम्ब्रेस कहें, बजाय इसके कि हम कहें ये कॉन्ट्रडिक्शंस को निकाल कर फेंक दें। ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं, हमारे जहन में हैं। तो जो कॉन्ट्रडिक्शंस हमारे जहन में हैं उनको किस तरह से निकाला जाए, और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट करें, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसमें इतने मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं उसमें एक आइडिया ऑफ इंडिया नहीं हो सकता। द आइडिया ऑफ इंडिया हैज़ टू बी प्लूरलिस्टिक, एक ऐसा आइडिया जिसमें आप सब लोगों को एम्ब्रेस करें और जो सब डाइवर्सिटीज़ हैं उन डाइवर्सिटीज़ को एक साथ
आप एक्सेप्ट करें, टॉलरेट करने की भी बात नहीं है। तो देखिए हमारा मुल्क कैसा है, तो एक तरह तो ऐसा है, औरतों को ही लेकर देखें कि ये सही है कि नारी शक्ति की बात हम आज करते हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत सारी औरतें हैं जो बहुत अच्छे स्थानों पर हैं। लेकिन ये भी सही है कि आज भी भ्रूण हत्या हो रही है। गर्ल्स आर बीइंग किल्ड इन द वूम्स ऑफ देयर मदर ओनली बिकॉज दे आर गर्ल्स। हमने ये भी देखा है कि इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है औरतों के खिलाफ, इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन है बहुत सारे अलग अलग लोगों के खिलाफ, कि उनको पूरी तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो जगह देता है वो हम पूरी तरह से नहीं कर सकते। तो इसलिए द थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज द आइडिया ऑफ इंडिया, द आइडिया ऑफ द नेशन cannot be only one religion, it cannot be only one identity. The idea of the nation has to be pluralistic. मैं जिस माहौल में आई हूँ वहाँ कंपोजिट कल्चर जो है, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब हम जिसको कहते हैं, उसको हमेशा सेलिब्रेट किया गया है, और इसलिए मैं ऐसा ही मानती हूँ। और तो हमारे देश में ये मैं समझती हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो हमारे घर में ये मेरे पिताजी ने ये प्रथा शुरू की थी कि जो हमारे नेबर्स की जो सबसे बड़ी होली है, जो सबसे बड़ी दिवाली है, जो सबसे बड़ी ईद है और जो सबसे बड़ा क्रिसमस है, वो सब हमारे घर में मनाया जाता है। और इसका धर्म से नहीं है कोई ताल्लुक, इसका हमारे कल्चर से है। और तो यही जो कॉम्पोजिट कल्चर है, जो गंगा जमनी तहजीब है, ये मुझे लगता है कि इस इंडिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है। एंड एनी आइडिया ऑफ इंडिया मस्ट एम्ब्रेस अ प्लूरलिस्टिक नोशन ऑफ एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी। मैम, जो आपने बोला in terms of India has to be seen as a pluralist, we don't have to tolerate, हमें tolerate नहीं करना है, एक दूसरे को accept करना है, accept भी नहीं, embrace करना है। And I think this reminds me, अमेरिका को melting pot बोलते हैं, but actual melting pot when you compare it to India is like a थाली, जो हमारी जो थाली होती है खाने की, with different dishes, चटनी, दाल, चावल, और वो सब that represents India so very well, because all of these things when eaten together are then they make such a beautiful, they give you such a beautiful experience. I think that is what India is, different things in a thali. ये जो आपने एग्जाम्पल दिया ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, क्योंकि जब आप मेल्टिंग पॉट कहते हैं किसी चीज़ को, तो उस मेल्टिंग पॉट में आप ये चाहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को आप एक सेंट्रल आइडेंटिटी में डाल के सब्स्यूम कर लें। लेकिन नहीं, हम जो कहते हैं वो यही है कि ये एक थाली है और इस थाली में अलग अलग तरह के खाने हैं और उनको किस तरह से हम एक साथ, यू कैन ऑल्सो से इट इन अनदर वे दैट इफ यू कैन सी इट नॉट एज अ मेल्टिंग पॉट बट एज अ कलरफुल मोज़ेक इन विच individual identities are preserved but they contribute to a larger whole. Absolutely, ma'am. आप लोग इस बात से आप अग्री करते हैं कि नहीं? पहले ये बताइए, जो हम कह रहे हैं इससे आप अग्री करते हैं? नहीं, अगर आप इतना आहिस्ता बोलेंगे तो कोई भी अग्री नहीं करेगा। इतनी जोर से बोलिए कि आसमान को आपकी आवाज़ें छुए और हमारे कान तक पहुँचे। बताइए। दैट्स बेटर। ओके, थैंक यू। मैम, आपने हमेशा you've never shied away from talking about social and political issues. आपने हमेशा बहुत खुल के ये issues के बारे में बात की है. When we talk about literature, how can we use literature in order to address these issues? Specifically, when we see there are so many dominant voices today in our politics, how do we use literature and जो हमारे जो artists हैं वो कैसे सेफ फील करें खुल के बात करने में अगेंस्ट whatever is coming against democracy? How do they embrace that, and how do they use their art in order to make sure that we preserve the democracy through
through literature? Firstly, I grew up in a family where my father, the famous Urdu poet Kaifi Azmi and film lyricist, and my mother Shaukat Kaifi, who was a celebrated theatre actress, believed that art should be used as an instrument for social change. और अगर हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर बेसिस हैं हर आर्ट का. अगर आप देखें तो लिटरेचर ही थिएटर इस्तेमाल करता है, लिटरेचर ही सिनेमा इस्तेमाल करता है. तो लिटरेचर तो बेसिस है. और लिटरेचर जो है, इट इज़ नॉट ओनली टू सेलिब्रेट, इट इज़ ऑल्सो टू provoke you into thinking. That is the purpose of literature. All right. Now, the atmosphere I grew up in is, मेरे पिताजी जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जो बना थे उसके भी मेंबर थे. तो 9 साल की उम्र तक हम लोग एक कम्यून में रहते थे. एक कम्यून में रहने का मतलब है कि मैं अपने भाई के साथ, पिताजी और माताजी के साथ 180 फीट के कमरे में रहती थी. 8 फैमिलीज़ थी जिनके पास ऐसे ही कमरेज थे और एक बाथरूम और एक टॉयलेट पूरे 8 फैमिलीज़ के लिए होता था. तो जिस माहौल में मैं पली बड़ी हूँ वहाँ आर्ट एक कितना इम्पोर्टेंट ज़रिया है सामाजिक बदलाव लाने का. दिस वॉज समथिंग दैट वाज इन द एयर everywhere. तो ये फैक्ट कि मैं इतने छोटे से कमरे में रहती थी, ये मेरे लिए कभी शर्म की बात नहीं हुई. क्योंकि जब मैं अपने स्कूल जाती थी तो मेरे स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन जो हमको शिक्षा मिल रही थी उस शिक्षा में आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट. एंड बीइंग अ गुड स्टूडेंट gave me the confidence that it had nothing to do with your economic status. तो जब हम कहते हैं कि लिटरेचर आपकी बेसिस है, बिकॉज माई फादर वॉज अ राइटर, माई फादर इन लॉ वॉज अ राइटर, माई हस्बैंड इज अ राइटर, सो आई एम सराउंडेड बाय राइटर्स एंड आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द रिटन वर्ड. वैसे भी मेरे कान जो हैं वो अल्फाज के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं. तो जब गलत लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज उसको गलत इस्तेमाल होता है तो मुझे बहुत खलता है, बहुत बुरा लगता है वो. और आजकल जो बच्चे कर रहे हैं वो तो मेरी समझ में ही नहीं आता. जो ज़बान आप अपने व्हाट्सएप में और जो SMS में लिखते हैं वो ज़बान मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती. उसमें जो है आपकी स्पेलिंग अलग है, आपका ग्रामर अलग है, आपकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है. तो मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ. लेकिन अभी मैंने रिसेंटली ये देखा है कि मेरे 14 साल का जो नेव्यू है उसको मैंने कोई मैसेज भेजा तो उसने मुझसे कहा के. तो मैंने कहा के का मतलब, ही सेड इट मीन्स ओके. मैंने कहा क्या, तुमको ओके लिखने में इतना कष्ट है कि तुम ओ नहीं लिखते और सिर्फ के लिखते हो. तो कहते प्लीज जस्ट ग्रो अप, जस्ट बी कूल. आई सेड ओह गॉड, एक तो व्हाट इज कूल एंड व्हाट इज हॉट मेरी ये भी समझ में नहीं आता है. ये सब आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं इसको. तो मैं हमेशा अपने आप को जब कूल समझती हूँ तो वो कहते नहीं, हॉट इज मोर इंटरेस्टिंग. व्हेन आई से आई एम हॉट दे से नो, यू हैव टू बी कूल. सो आई रियली डोंट understand you guys. So all this language and everything that's changing, which will obviously happen. But to come back to your question, the fact कि मैंने आपसे कहा है कि literature का the purpose of literature is to provoke, and there needs to be for that the complete freedom of expression. But we are living in a world where this is becoming less and less possible. The other day, I saw a photograph of Salman Rushdie with his eye in a patch, and my heart just sank because I said, this is happening in our 21st century in full view of the world. This is what is happening to the artist. I just cannot tell you how chilling it is. मगर फिर खामोश तो नहीं बैठ सकते. अगर आप खामोश बैठेंगे तो जो आर्ट का पर्पस है वो ही ख़त्म हो जाएगा. क्योंकि आर्टिस्ट कैनॉट बी बाउंड. आर्ट विल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज इट इज़ फ्री, एंड आर्ट must be allowed to express itself whether you accept it or not.
हम में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम जो किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे से, उसको हम सुने। अगर हम अपने आप को शट कर ले और उसको नहीं सुने तो ग्रोथ तो कभी हो ही नहीं सकती। तो फिर आप सिर्फ उन्हीं लोगों की बात सुनेंगे जो बिल्कुल आपकी तरह होंगे। लेकिन अगर आप उनकी बात सुनेंगे जो आपसे बिल्कुल अलग सोचते हैं, तभी तो वार्तालाप की कोई जगह बनेगी। Then you create a common space for people to have conversations with each other, which has to be the bottom of any negotiation. मैं ये मानती हूँ कि कोई भी negotiation हो इस दुनिया में, उसको हम words के साथ उसको हम सुलझा सकते हैं, बगैर wars के, बगैर weapons के, बगैर arms के। And that is what we should seek, a peaceful world in which we can negotiate differences with the help of the word, which is such a powerful instrument. The pen will always be mightier than the sword. Yes, बिल्कुल। Ma'am, you spoke about regional languages, जो हमारी भाषाएं हैं इंडिया में। अभी तो ये जनरेशन इंग्लिश को भी बुचर कर रहा है, but in terms of regional languages, ma'am, India has such a rich culture there as well. For Vadodara Literature Festival also, we have a panel dedicated to our regional languages. But as a younger generation, as the leaders of tomorrow, what can we do? I'm not in a position to say what can we do in order to promote regional languages, because it has come to a time where I need to say that what can we do to preserve regional languages? नहीं, I don't agree with you. Why can't you work towards promoting regional languages? देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत composite culture है, तो उसमें जाहिर है regional cultures जो हैं वो बहुत importance रखते हैं। और regional languages को promote करने के लिए literature festivals को ज़्यादा से ज़्यादा translations करना ज़रूरी है। मैं हमेशा किसी भी लिटरेचर फेस्टिवल में जाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि आप रीजनल लिटरेचर को आप दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करें, ताकि देखिए कितनी सारी, अगर हमारे पास लैंग्वेज की फैसिलिटी नहीं होती, अगर ट्रांसलेशंस की फैसिलिटी नहीं होती, तो कितना सारा लिटरेचर इस दुनिया को जो हमारे पास हो ही नहीं सकता था। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको मैं ज़रा सा हट के अपने उदाहरण देना चाहती हूँ। देखिए, मैं हिंदी फिल्मों में भी काम करती हूँ, मैं बॉलीवुड में भी काम करती हूँ। अभी मैंने स्टीवन स्पीलबर्ग की एक सीरीज़ है हेलो, उसमें काम किया है। उसका 2nd सीज़न अभी चल रहा है। तो वहाँ जो है ये किया गया है कि जिसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंड कास्टिंग। हमेशा एशियन एक्टर्स ने ये कहा है कि ये क्यों होता है कि सिर्फ जो बेस्ट रोल्स हैं वो सिर्फ जो अंग्रेज़ लोग हैं उनके पास जाते हैं। आप जो है हमको अपनी एथनिसिटी की वजह से क्यों कास्ट करते हैं? यू राइज अबव दैट एंड यू कास्ट अस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द फिल्म इज डूइंग। तो आई प्ले मैडम पैरन गॉस्की, हु इज़ एडमिरल ऑफ द आर्मी, and I don't change my language. मैं जिस तरह से बोलती हूँ वैसे ही बोल रही हूँ, मैं जिस तरह से लगती हूँ वैसे ही लगती हूँ। कोई कोशिश नहीं की गई है कि मुझे जो है किसी यूरोपियन की तरह लगना है। तो जब हम ये सब करते हैं तो लिटरेचर में जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको ट्रांसलेशन में हमको मिले, तभी हम अपनी जो रीजनल बातें हैं उसको ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये मैं समझती हूँ कि जो आप लोग कर रहे हैं, फॉर अ स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटेड लिटरेचर फेस्टिवल फॉर स्टूडेंट्स, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस काम के लिए। एंड इट रियली सेट्स एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग दैट इज बीइंग डन। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. And I think that is the purpose with Parallel University, in order to create literature festivals which are so diverse. It has people from different walks of life coming and talking, and with a lot of,
highlight, spotlight on regional authors as well. बिल्कुल. And Bilkul. everything led by students. So, Wonderful, absolutely wonderful, yes. and ma'am, talking about students, and you also spoke about shiksha, जो हमारे country में है अभी, in terms of how the government is wanting to change certain things, and it's not just this government. Every government has wanted to tweak and change the curriculum so that it suits their agenda. What do you think? What are your views on what the upcoming leaders, say in 30 years, the Prime Minister of this country? What will their thinking be? What will their perspective on Indian history be? And what it should actually be? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है कि अभी जो करिकुलम चेंज हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो मुग़ल हिस्ट्री है उसको बिल्कुल ही वाइप आउट कर देंगे. ये जो हमारे मुल्क की सच्चाई नहीं है. अगर हम मुग़लों को देखें तो मुग़ल यहाँ आए थे, हम उनको इन्वेडर्स कह लें, कुछ भी कह लें. द फैक्ट इज़ वो इस धरती पर बस गए और इस धरती पर बस कर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमको दी, चीज़ें जो हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं. हम आज भी मुग़ल गार्डन्स को कितना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें कितनी करेक्ट ज्योमेट्री थी. हम देखते हैं कि जब हम ताजमहल को देखते हैं और हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैचूज़ को देखते हैं, स्टैचूज़ नहीं क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं, तो वो कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं. हम को फ़र्क करना पड़ेगा मुग़लों में और अंग्रेज़ों में. अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ हमको लूट के हमारी संपत्ति यहाँ से चुरा कर ले गए. मुग़ल तो यहीं बसे थे. तो मुग़ल की जो हिस्ट्री है वो तो गलत समझाई ही गई है, वो गलत समझाई गई है. वी हैव क्रिएटेड हीरोज़ एंड विलन्स. कितना कॉम्पोजिट कल्चर का आदमी था अकबर, कितनी बड़ी उसकी सेंसिबिलिटी थी. उसको भी गलत हम पढ़ाते हैं क्योंकि हमको उसको इस्तेमाल करना है फॉर हेट्रेड टुवर्ड्स अ कम्युनिटी. मगर आयमन इस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं आपको सलाम करती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इस उम्र के लोगों के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपने दिमाग से जो झूठी बातें हैं उसको ना अपनाएं और समझें और अपने में ये क्रिएट करें ये एबिलिटी कि उनको ये समझ में आए कि ये मैनिपुलेशन है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है. मगर स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे पता लगेगा जब तक इंस्टीट्यूशंस इसको नहीं. और हिमांशु, मैं आपसे भी कहूँगी ये बात कि जब तक इंस्टीट्यूशंस इसको नहीं समझेंगे कि हम अपना इतिहास अगर सही नहीं पढ़ाएंगे तो हम नफ़रत पैदा करेंगे, और जब हम नफ़रत पैदा करेंगे तो उसकी जो आग लगेगी वो फिर बाद में हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम उसको कंटेन नहीं कर पाएंगे. तो इसी तरह से हमारे यहाँ जो है सिर्फ मुग़ल हिस्ट्री की बात नहीं है, हमारे जो एटीट्यूड है, जो LGBT कम्युनिटी की तरह है, जो दलित कम्युनिटी की तरफ है, उसको भी हमको, जो माइनॉरिटीज़ की तरफ है, उसको भी हमको पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा. क्योंकि डेमोक्रेसी तो वही होती है जो अपने पूरे लोगों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, कल्चर, उनको उनके हक दे. वही तो है डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत. ये है डेमोक्रेसी में ऐसा थोड़ी होता है कि एक राजा है और एक प्रजा है. डेमोक्रेसी में जिसको आप प्रजा कहते हैं वो राजा को बताता है आप क्या करें. द वोटर डिसाइड्स द एजेंडा एंड टेल्स द मास्टर्स, द पॉलिटिकल मास्टर्स, कि इसको आप लेकर आइए, आप इसको विषय मत बनाइए, लेकिन जो हमारा विषय है, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारा विषय है, चाहे हम किसी भी धर्म के हों. ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है. आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए. ये ताकत हम में है और इसलिए जो वोट का राइट हमको मिलता है उसको हमके कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए. और ये जानना चाहिए कि आप सब लोग जो हैं वो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी ताकत है,
हिंदुस्तान की 50% आबादी 30 साल से अंदर है। ये हमारा सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है। आपने अगर देखा होगा तो दुनिया में जहाँ जहाँ बदलाव आया है वो यूथ जो हैं, जो यंग पीपल हैं, वो लेकर आए। तो अपना अधिकार समझिए, जानिए, उसको अपनी ताकत बनाइए और उसको लेकर आप आगे बढ़ें अपने देश के लिए। थैंक यू। Like ma'am, you very rightly said, it's upon the institutions. Institutions they have to make sure that the students are getting the right information. Otherwise, the next leaders are not going to know where they've come from actually. Here at PU as well, they celebrate like Diwali ho ya Eid, everything is celebrated with the same amount of grace and enthusiasm under Devanshu sir's guidance. So those are the institutions that India needs today, and not the ones who are, promoting a particular agenda, especially when it comes to education institutions. So, and ma'am, you did touch upon the topic of LGBTQ activists and, the rights. With everything that is happening in Supreme Court today as we speak, do you have hope from the Supreme Court that it will give the right that the LGBTQ community needs? And how can literature help in order to make sure that that they find a place in the community as well as in our bookshelves? Well, I absolutely have faith in the Supreme Court, and I think the Supreme Court will make sure that justice is done to the LGBT community. खुद मेरी ज़ाती तौर पर अगर आप देखें तो मैंने आज से 20 साल पहले एक फ़िल्म की थी जिसका नाम था फायर, जो कि पहली बार LGBT कम्युनिटी को हम थिएटर में स्क्रीन पर लाए थे। तो उस वक्त जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये सोचा कि चलो इसको एक बनाएं, एक मेक अ थिंग ऑफ इट। तो उन्होंने कुछ तोड़म ताड़ी की और थिएटर्स में पता नहीं क्या क्या कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद वो फिल्म मैं सेंसर बोर्ड को बहुत सलाम करती हूँ कि उन्होंने फिर वापस डाली और उसके बाद वो बहुत कामयाब हुई। और अभी मैं जहाँ भी जाती हूँ दुनिया में इतने सारे साल के बाद वो फायर को लेके मुझे बहुत धन्यवाद देते हैं। तो जिस तरह से फिल्म में ये ताकत है, उस वक्त मैंने ये रिस्क लिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि दीपा मेहता जो डायरेक्टर हैं, शी इज़ अ वेरी सेंसिटिव पर्सन और वो इसको सेंसेशनलाइज नहीं करेंगी, इसको खूबसूरती से पेश करेंगी और ऐसा ही उन्होंने किया। अभी मैंने एक फिल्म की है शीर कोरमा, इट्स अ स्मॉल शॉर्ट फिल्म इन विच आई प्ले द मदर हु जस्ट कैनॉट एक्सेप्ट दिस and how she turns around and accepts it. So the fact that is happening on the screen, that you can even talk about it, that there are painting exhibitions that are about it, is a movement towards that, and I hope that will become the moral of conduct. Because किसी की personal sexual preference पे आप उनके साथ कैसे discriminate कर सकते हैं? We need to push our boundaries. And cinema has played such an important role in portraying, giving. I'm sure there's a long way to go yet. You know, there is ये शीर कोरमा में एक मेरा स्टेटमेंट मैं कहती हूँ कि ये गुनाह है, अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। तो जो भाई है वो अपनी माँ से कहता है, और इनको किसने बनाया है? क्या अल्लाह ने नहीं बनाया? And that becomes the changing point for the mother, and that becomes the realization. So that power cinema has. If you're questioning them, then you're questioning the creation of God itself. Yes. Absolutely. Ma'am, now talking about women representation, you spoke about Nari Shakti. The representation of women in politics have been very, very low always. And according to a new report of World Economic Forum, it says that it will take 95 more years to close the gender gap in political leadership positions. Only 25% of the parliamentary seats are going to women. And in the past 50 years, 85 countries have had no women as head of state.
about 20% of all board of directors are women. And when we talk about India, women's labor force participation rate has fallen from 1990 to 2019 from 30% to today 23%. And when we talk about cinema, for every 10 movies in Hollywood, 4 women are casted as a lead. And in Bollywood, it's even less, with only 1 woman as a lead as compared to Hollywood. What do you think should the community and we as young people do in order to push women leaders? And what are the roadblocks that you see in order to achieve gender equality? Well, the fact is that in spite of all the progress India is making, we are a deeply patriarchal society. And it is patriarchy that decides our values. And patriarchy works in a way that even women, men to different baat hai, even women start internalizing it. तो patriarchy कहाँ से शुरू होती है? Patriarchy तो उस वक्त शुरू होती है जब बच्चा पैदा होता है और जब बच्ची पैदा होती है और माँ बाप ये तय करते हैं कि ये बच्चा हुआ है तो चलो इसको जो है एजुकेशन के लिए इसका पूरा पैसा जमा करके रखना चाहिए, और लड़की है तो उसकी डाउरी के लिए पैसा बना के रखना चाहिए। तो आपने वही फ़र्क कर दिया, लड़की और लड़की में आपने वही फ़र्क कर दिया। आपने ये तय कर लिया कि लड़की को पिंक रंग की सब चीज़ें होना चाहिए, लड़के को जो है सब ब्लू रंग की चीज़ें होना चाहिए। अगर किसी लड़की के हाथ में आप गुड़िया देख लें तो वो एक वबाल मच जाता है कि इसको कोई छोरी बना के रखोगे क्या, क्या बकवास है ये। लड़की को थोड़ा सा आज़ादी है कि अगर टॉमबॉय है तो ठीक है, लेकिन लड़के के अंदर किसी तरह की सेंसिटिविटी या किसी तरह का आर्ट अगर आपको नजर आएगा तो ये तो बिल्कुल ही शर्म की बात है। तो जब हम इस तरह से तय कर लेते हैं कि लड़की का एक रोल है और लड़के का दूसरा रोल है, तो पेट्रियार्की को हम पूरी ताकत से आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें फ़र्क आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें फ़र्क नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत छोटे से गांव मिजवा में काम करती हूँ। ये मिजवा गांव में मेरे पिताजी की पैदाइश हुई थी और वहाँ उन्होंने एक NGO फॉर्म किया है, मिजवा वेलफेयर सोसाइटी, जो कि लड़कियों के लिए और औरतों के लिए उनकी सशक्तिकरण की बात करती हैं। तो आज जो है हमारी लड़कियां ये बोलती हैं कि लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं है, अगर फ़र्क है तो सिर्फ इतना कि उनको मौका मिलना चाहिए। अगर उनको मौका मिलना चाहिए तो लड़की जो है वो ही सब कर सकती है जो उसका भाई कर सकता है, बल्कि उसके आगे भी कर सकती है। और हमने ये देखा है कि ऐसा हो रहा है हर फील्ड में। आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए, आप कॉर्पोरेट लाइफ में देख लीजिए, आप साइंस में देख लीजिए, ये हो रहा है। मेरे पिताजी कैफ़ी आज़मी ने 70 साल पहले एक नज़्म लिखी थी, औरत। उस ज़माने में जब ये समझा जाता था कि औरत का सिर्फ ये काम है कि वो घर में बैठे और बच्चों की देखभाल करे और किचन की देखभाल करे और आदमी जाके बाहर काम करे, उन्होंने कहा था, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। उन्होंने ये लिखा था कि ज़िंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत ख़मे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। आज से 70 साल पहले मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही कि हमारे कुछ नौजवान लड़के भी हैं जो इस बात पर ताली बजा रहे हैं। तो सिर्फ वहाँ तक छोड़ने की बात नहीं है, अपने घर में भी आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आप करेंगे, तब जाके इसका फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ हम लड़कियों को तो सशक्तिकरण दे रहे हैं, लेकिन हम अपने लड़कों में बदलाव नहीं ला रहे हैं। जब तक हम अपने लड़कों में बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक उनको ये नहीं बताएंगे कि औरत अपनी बहन की, आप बहन की बोलते हैं कि रक्षा आप करेंगे। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा जो इससे अलग है वो मैं बताऊंगी। एक जगह है सीतापुर, वहाँ ये होता था कि एक पर्टिकुलर दिन पर, आप भी सुनिए हिमांशु,
एक गुड़िया को लेकर, और वहाँ ज़मीन पर, चौराहे में ज़मीन पर उसको रखते थे, और सब लोग आकर उसको चप्पल से मारते थे उस गुड़िया को। तो पता लगा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उनसे कहा गया कि ये प्रथा चली आ रही बहुत दिनों से। तो पूछा कि भाई क्या प्रथा थी, कुछ पता तो लगाओ। तो कहता ऐसा कुछ था कि बहुत पिछले ज़माने की बात है कि एक लड़का जो है वो भाग रहा था, उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे। तो उसकी बहन बहुत छोटी थी, तो किसी ने उनसे, वही लोगों ने उससे पूछा कि भैया कहाँ है? तो उसने बता दिया और वो पकड़ी गई। तो इसलिए वो बहन को जूते मारते हैं। तो ये जो ग्रुप था उन्होंने कहा मगर आप तो इस बहन को राखी बांधते हैं, इसी बहन को आप जूते मारते हैं। वो किसी को ख्याल भी नहीं था, वो एक प्रथा थी तो वो चली आ रही थी। 1 साल तक उन्होंने उसके साथ काम किया, कम्युनिटी के साथ। और अब ऐसा हो गया है कि उसी जगह में एक व्हाट इज दैट कॉल्ड, झूला, एक झूला बनाया जाता है। उसमें ये बहन की जो पुतली है वो रखते हैं और फूलों की रस्सी बनाते हैं, और वो भाई आके फूलों की रस्सी से उस बहन को डोलता है। आप सोचिए कितना बड़ा फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम जो सोचते हैं, हमारी जो जहनियत है, वो जहनियत बदलने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए कर लेते हैं कि हम सोचते हैं कि अच्छा चलो ये प्रथा चली आ रही, ये प्रथा क्यों चली आ रही है। मैं एक और आपको एग्जाम्पल दूंगी। हमारे गांव में ऐसा होता था कि 12 साल की उम्र में सब लड़कियों की शादी हो जाती थी, और वो मांग में सिंदूर लगाकर वो स्कूल में आते थे। तो हमने उनको बहुत बोला कि ये बहुत गलत बात है, ये कानून के भी खिलाफ है, ये नहीं करना चाहिए। जब उनके माँ बाप से बात की, उन्होंने कहा ये तो सदियों की प्रथा चली आती है, इसको हम कैसे बदलें। तो बहरहाल हमारे स्कूल में कैफी साहब की जो सोच थी उसकी वजह से इन लड़कियों में हम बदलाव लाए। तो ये बदलाव लाए तो ये लड़कियों ने एक दहेज के खिलाफ एक नाटक बनाया, और पहली बार इस छोटे से गांव से निकल के वो जयपुर गए। जयपुर में उनको वो जो इंटरस्टेट ड्रामा कंपटीशन था उसमें इनको पहला अव्वल नवाब का उनको अवार्ड मिला। अब ये लड़की वापस आई स्कूल में, उसने कहा कि प्रिंसिपल को बुलाओ, एक असेंबली बनाओ और पूरी टीचर्स को बुलाओ और पूरी लड़कियों को बुलाओ। और उसने अपना ये अवार्ड लेकर कहा देखिए ये सिर्फ मेरा अवार्ड नहीं है, ये आज़ादी के लिए मेरा पासपोर्ट है। इसकी बुनियाद पर अब मैं अपने माता पिता को बताऊंगी कि मैं कुछ कर के दिखाया है, और 18 साल से पहले मैं शादी नहीं करूंगी। न सिर्फ ये, उसने अपनी लड़कियों से, अपनी टीचर्स से, और ये 15 साल की लड़की थी, और अपने प्रिंसिपल से कहा अगर हमारे गांव में किसी भी लड़की पर ज़बरदस्ती की जा रही है कि वो 18 साल से पहले उसकी शादी हो जाए तो हम जाके वहाँ धरना देंगे। और आज न सिर्फ मिजवा बल्कि आसपास के 40 गांव में किसी लड़की की शादी नहीं होती 18 साल से पहले। तो ये ताकत है, ये ताकत है, और इस ताकत से ही हम पेट्रियार्की को निकाल कर फेंक सकते हैं। एब्सोल्युटली मैम, खामोश नहीं रहना है, सवाल पूछते हैं, एंड यू हैव टू फाइट योर ओन फाइट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। Ma'am, there are a lot of students who want to ask you a question. बिल्कुल। But always end like the moderated part of it with a short rapid fire. Yeah. Where I give you a word and you tell me the first thing that comes to your mind. Yeah. The first word is India. Pluralistic. Urdu. Beautiful. Cinema. My lifeline. Literature festivals. Literature festivals. I bask in them. But for me, the fact that students are doing this is my high point. Thank you. Thank you. And your message for young India. You can change not only India but the world. अपने अंदर की जो शक्ति है उसको recognize करो, उसको इस्तेमाल करो, और जो सच है उसके लिए लड़ते रहो। Thank you.